हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड ये चैनल बनाया गया है फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशंस। एंड ये सीबीएसई की स्टूडेंट हैंडबुक है। हम हर चीज़ को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं एंड समझने वाले हैं। एंड इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपका कॉन्सेप्ट वो है पार्ट बी। एंड पार्ट बी जो है, पार्ट बी में ये जो है ये प्रैक्टिकल एनालिसिस के लिए है। यानी कि ये आपके एग्जामिनेशंस में नहीं पूछा जाएगा। अलोंग विद ये ऑरेंज डेटा माइनिंग जो है एंड पाइथन प्रोग्रामिंग जो है, ये दोनों केवल और केवल प्रैक्टिकल एनालिसिस के लिए ही बनाए गए हैं। जो बाकी के यूनिट्स हैं हम वो देखने वाले हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर द यूनिट 2 which is data science methodology which is an analytical approach to the capstone project। ठीक है, सबसे पहले समझने के लिए क्या करना है हमें, हम पहले तो यूनिट पे डायरेक्ट जंप करते हैं जो हमारी है डेटा मेथडोलॉजी, डेटा साइंस मेथडोलॉजी। ठीक है, इसमें इन्होंने बेसिकली हमें कैपस्टोन प्रोजेक्ट का यूज बताया कि कैपस्टोन प्रोजेक्ट जो होता है वो क्यों यूज करते हैं एंड उसकी यूजेज से क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, एंड डेटा साइंस मेथडोलॉजी वी गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस along with some key concepts and some objectives. So when we are talking about data science क्या होता है? डेटा साइंस एक फ्रेमवर्क होता है फॉर डिजाइनिंग एनी काइंड ऑफ एआई प्रोजेक्ट। मान लो कि आपको कोई भी एआई का प्रोजेक्ट बनाना है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट होती है। और ये जो फ्रेमवर्क होता है ये हेल्प करता है टीम को डिसाइड करने के लिए, मेथड्स हो गए, जैसे प्रोसेस हो गए, स्ट्रेटेजीज हो गई। अब हम इसको नॉर्मल लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले यहाँ पे हम मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो हम प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले हम सीड लाते हैं ना, प्लांट का सीड। फिर हम अच्छा इन्वायरमेंट ढूंढते हैं। और इन्वायरमेंट कैसा ढूंढते हैं? जहाँ पे हम मतलब ग्रो कर सके प्लांट को, है ना। जैसे सॉइल टाइप हम ढूंढते हैं। ठीक है, उसके बाद हम सीड को डालते हैं, फिर हमारा एक सैपलिंग आता है। तो इसके बाद हमारा जो प्लांट है वो ग्रो करता है। एंड इसके बाद हमारा जो प्लांट है वो हार्वेस्ट होता है। ठीक है, एंड आफ्टर हार्वेस्टिंग हम उसे कंज्यूम करते हैं, अपनी नीड जो भी हमें नीड होती है वो हम करते हैं। तो यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी की तरीके से गए हैं, राइट। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट डेटा साइंस, इसमें भी स्ट्रैटेजीज लगती हैं। अब डेटा साइंस जो है आप इसको अपने वेरियस डे टू डे लाइफ में भी यूज कर सकते हो। एंड डे टू डे लाइफ में हम कैसे डेटा साइंस को यूज करते हैं ये भी देखते हैं। डेटा साइंस मेथोडोलॉजी है क्या? इज अ प्रोसेस विद प्रिस्क्राइब्ड सीक्वेंस ऑफ इटरेटिव स्टेप्स। इटरेटिव स्टेप्स होते हैं साइक्लिक स्टेप्स। अभी के लिए आप समझो कि एक पर्टिकुलर साइकिल से चल रहे हैं, एक प्रोसेस है। एंड इटरेटिव स्टेप्स होते हैं दैट डेटा साइंटिस्ट जो है वो फॉलो करते हैं टू अप्रोच अ प्रॉब्लम एंड फाइंड अ सोल्यूशन। यानी कि हमारे पास एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है एंड प्रॉब्लम से हमें जाना है सोल्यूशन की तरफ। तो अगर मेरे को प्रॉब्लम से सोल्यूशन की तरफ जाना है, मैं डेटा साइंस मेथोडोलॉजी का यूज करूंगी। ये जॉन रोलेंस ने बनाया है। ही वॉज अ डेटा साइंटिस्ट एट IBM एनालिटिक्स। एंड ही कंसिस्ट सॉरी इट कंसिस्ट ऑफ 10 स्टेप्स। ठीक है, 10 स्टेप्स होते हैं आपके डेटा साइंस मेथोडोलॉजी के। ठीक है, और ईच स्टेज जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। एंड स्टेजेस देख लेते हैं। problem to approach, then we have requirements to collection, then understanding to preparation, modeling to evaluation, deployment to feedback। बिजनेस अंडरस्टैंडिंग इसमें सबसे पहले आती है। देखिए, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिटिकल अप्रोच हो गए आपके प्रॉब्लम टू अप्रोच। ठीक है, देन डेटा रिक्वायरमेंट्स टू डेटा कलेक्शन, ये हो गया आपका रिक्वायरमेंट्स टू कलेक्शन। देन डेटा अंडरस्टैंडिंग एंड देन डेटा प्रिपरेशन, ये हो गया अंडरस्टैंडिंग टू प्रिपरेशन। देन हम बात करेंगे मॉडलिंग टू इवैल्यूएशन, ये हो गया आपका मॉडलिंग टू इवैल्यूएशन। एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक, लेट मी जस्ट चेंज द कलर, या डिप्लॉयमेंट टू फीडबैक, ये हो गया आपका डिप्लॉयमेंट टू फीडबैक। तो ये आपके सारे के सारे स्टेप्स हैं। अब हम इन स्टेप्स को
देखते हैं। बिजनेस अंडरस्टैंडिंग में क्या होएगा कि मैं सबसे पहले बिजनेस को अंडरस्टैंड कर रही हूँ, मतलब कि मैं प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर रही हूँ। इसमें आपका आएगा प्रॉब्लम स्कोपिंग। सो व्हेन वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, तो उसको हम कहते हैं बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। हम एक अंडरस्टैंडिंग गेन करते हैं अबाउट द प्रॉब्लम। देन हम एनालिटिकल अप्रोच अप्लाई करते हैं। कौन कौन सी एनालिसिस मैं अप्लाई कर सकती हूँ? डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रिडिक्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, ये सारी एनालिटिकल अप्रोचेस होती है। दिन में कौन कौन सा, पहले तो देखो, कलेक्ट हमें तब करनी जब मुझे डेटा रिक्वायर्ड भी हो। तो सबसे पहले आएगा डेटा रिक्वायरमेंट। अगर मुझे रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो मैं कलेक्ट ही नहीं करूंगी। तो data requirements is prior to data collection. Then after data collection, we move to data understanding. After data understanding, we move to data preparation. अब मेरे को अंडरस्टैंडिंग आ गई है और मैं डेटा को प्रिपेयर करूंगी। एंड इसके बाद मॉडलिंग आएगी, इवेल्युएशन, डिप्लॉयमेंट एंड फाइनली फीडबैक आएगा। डिप्लॉयमेंट है जब मैंने अपने मॉडल को रियल टाइम सेटिंग्स में डाल दिया है। ठीक है, एक्टिविटीज हम नहीं करेंगे। बिजनेस अंडरस्टैंडिंग क्या होती है? व्हाट इज द प्रॉब्लम, जैसे प्रॉब्लम स्कोपिंग। ठीक है, we understand the problem of the customer by asking the questions and we try to comprehend कि क्या exactly requirement होगी प्रॉब्लम की, मतलब क्या चाहिए उनको। प्रॉब्लम स्कोपिंग एंड डिफाइनिंग, ये दो स्टेजेस होती हैं। ठीक है, ये बिल्कुल आपको याद रख लेना है कि प्रॉब्लम स्कोपिंग एंड डिफाइनिंग, these two are the major steps in your business understanding। ठीक है, it also involves DT which is design thinking। जैसा कि एक कॉमन सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि किसी की शॉप है और किसी की शॉप में सेल्स नहीं हो रही है। तो हम सबसे पहले प्रॉब्लम को देखेंगे। या तो हो सकता है वहाँ शॉप का इन्वायरमेंट बहुत खराब हो। ठीक है, शॉप का इन्वायरमेंट ही बहुत खराब है, या फिर प्रोडक्ट्स बहुत कम है। ठीक है, तो बहुत मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। सो देन आई विल डिफाइन द प्रॉब्लम टू द कस्टमर कि आपके शॉप का इन्वायरमेंट नहीं है अच्छा, है ना, आपके शॉप में जो प्रोडक्ट्स हैं वो बड़े ही कम है, तो फिर वो मेजर नीड के नहीं आते हैं। ठीक है, मेजर नीड नहीं है। एंड देन आई विल यूज माई क्रिएटिव थिंकिंग यानी डिजाइन थिंकिंग। इसमें मैं 5W1H प्रॉब्लम का कैनवस यूज करूंगी। दिस इज बेसिकली हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं यहाँ पे कि 5W1H होता है हु, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड व्हाई, और 1H मतलब हाउ। तो 1 2 3 4 5 प्लस 1H। तो दिस इज योर 5W1H कैनवस। इसमें आपको आई होप क्लियर हो गया बिजनेस अंडरस्टैंडिंग में, इतना ही समझाया। राइट, सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द एनालिटिकल अप्रोच। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा एनालिटिकल अप्रोच होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि हाउ कैन यू यूज द डेटा टू आंसर द क्वेश्चन। मतलब आपने जो भी डेटा आप लाए हो उसको आप आंसर कैसे करोगे। ठीक है, हाउ विल यू आंसर द क्वेश्चन, मतलब प्रॉब्लम पे कौन सी आप एनालिटिकल अप्रोच को डालोगे, इम्प्लीमेंट कौन सी करोगे आप एनालिटिकल अप्रोच। सो व्हेन द बिजनेस प्रॉब्लम हैज बीन एस्टैब्लिश्ड क्लियरली, डेटा साइंटिस्ट जो है, ही और शी विल बी एबल टू डिफाइन द एनालिटिकल अप्रोच टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एनालिटिकल अप्रोच लगाते हैं। एंड इस स्टेज में क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द पर्सन मिलती है हु इज आस्किंग द क्वेश्चन। ठीक है, सो एज टू बी एबल टू पिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट पाथ या फिर अप्रोच। अब हम इसको डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं। कुछ मैं आपको ये फीचर्स बता रही हूँ। ठीक है, फीचर्स हैं। सबसे पहला फीचर जो है, रिग्रेशन आता है। हाउ मच या हाउ मेनी, रिग्रेशन आपको क्वांटिटी बताता है बेसिकली। ठीक है, रिग्रेशन क्या करता है, आपको एक क्वांटिटी बताता है। ठीक है, क्वांटिटी। देन वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू क्लासिफिकेशन। सो बेसिकली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट रिग्रेशन, ठीक है, रिग्रेशन टेक्निक आपने सुना होगा, पहले भी सुना होगा, है ना। तो मैं ये कह रही हूँ कि जब मैं रिग्रेशन के बारे में बात कर रही हूँ, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम प्रिडिक्शंस करते हैं। ठीक है, प्रिडिक्शंस करते हैं फॉर द फ्यूचर आउटकम्स। इन क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, हम एक पर्टिकुलर डेटा को क्लासिफाई करते हैं, कैटेगरीज में डालते हैं। ठीक है, कि विच कैटेगरी डज द डेटा बिलोंग टू, एंड ग्रुपिंग। देन हम क्लस्टरिंग पे आ जाते हैं। क्लस्टर करना किसी भी चीज को, भी डॉट्स है मान लो बहुत ज्यादा स्कैटर्ड है, तो इनको मैं क्लस्टर करूंगी।
तो इनको मैं बहुत बहुत पास पास ले आऊंगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्रुपिंग। एक तरीके से मैंने क्लस्टर कर दिया, एक तरीके से मैंने ग्रुपिंग कर दी है। देन इज देयर एनी अनयूजुअल पैटर्न इन डेटा, यानी एनोमली है, कोई मैल फंक्शनिंग है, ठीक है। देन रिकमेंडेशन आता है। रिकमेंडेशन इज, आपने जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे देखा होगा, अगर आप के ड्रामास देखते हो तो आपको के ड्रामा ही रेकमेंड करेगा नेटफ्लिक्स, है ना। अगर आप कॉमेडी देखते हो तो कॉमेडी वाला जॉनर आपको जो है नेटफ्लिक्स को दिखाएगा। अब तो कुछ टाइप्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स होते हैं, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यू कैन मार्क अ स्टार ओवर हियर। दिस पर्टिकुलर thing is highly important. All right. So when we are talking about data analytics, all right, when we are talking about data analytics, we come across descriptive analytics, diagnostic analytics, predictive analytics and prescriptive analytics. डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में हम क्या करते हैं, हम पास डेटा को समराइज करते हैं टू अंडरस्टैंड कि क्या होगा या क्या हुआ है अभी तक, क्या हुआ है बेसिकली, नॉट क्या होगा। ठीक है, तो हम पास डेटा को देखते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, जैसे एक शॉप है उसमें सेल्स बहुत कम हो रही है, तो वहां पे हम पास्ट डेटा को देखेंगे कि क्यों हुआ ये, क्या आपकी शॉप में प्रोडक्ट्स कम थे, तो दिस इज ऑल पास्ट डेटा। एंड ऐसा क्यों है, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, तो लैक ऑफ रेवेन्यू के कारण आप ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं बाय कर पाए हो एज अ सॉरी ओनर। ठीक है, तो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही, तो पास्ट डेटा के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। ठीक है, टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड। अब जैसे मैं थोड़ा इलेबोरेट करूं अगर इस एग्जांपल को, कि शॉप है, ठीक है, वहां पे लेस प्रोडक्ट्स हैं, तो सेल्स नहीं हुई। अब शॉप का जो ओनर है, शॉप के ओनर के पास रेवेन्यू भी नहीं था, तो रेवेन्यू नहीं था इसलिए लेस प्रोडक्ट्स हुए, तो इसलिए सेल्स कम। सो ऑल दिस is descriptive analytics. Why? Because I'm seeing the past data and I'm trying to understand कि क्या हुआ है। It is a step undertaken in data analytics to describe the trends and patterns using tools like graphs, charts, etc. अब इसको अगर मैं statistical measures से देखूं, mean, median, mode, है ना, which determines the central tendency, तो रेंज भी यूज कर सकती हूँ, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन। सो ऑल दीज थिंग्स विल कम अंडर डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। ठीक है, तो फिर डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में क्या आ जाएगा, when I'm using statistical methods, right? And statistical methods to give a revision, mean, median, mode जो कि एक central tendency है, and then range, variance and standard deviation. और नेक्स्ट कम्स डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम रूट कॉज बेसिकली, ठीक है, रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा हुआ क्यों। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कम रेवेन्यू था, राइट, बाय एनालाइजिंग द पास्ट डेटा। सो वी आर seeing the root cause by root cause analysis। ये टेक्निक्स है hypothesis testing and correlation analysis। अब जो रूट कॉज एनालिसिस होता है, ये आपके प्रॉब्लम की जड़ है ना, जिसको हम रूट कहते हैं, प्रॉब्लम की जड़ जो होती है उसको फाइंड आउट करता है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो होता है, इट हेल्प्स अस इन फाइंडिंग द वेरियस, आप कह सकते हो, कॉजेज। ठीक है, एंड कोरिलेशन एनालिसिस जो होता है वो हमें वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है। ठीक है, द मेन पर्पस इज टू आइडेंटिफाई द कॉजेज या फैक्टर्स जिसने इस आउटकम पे ये मतलब ये आउटकम हुआ क्यों है। ठीक है, देन कम्स आर प्रिडिक्टिव एनालिसिस एनालिटिक्स। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स में हम ये फाइंड आउट करते हैं कि पास्ट डेटा जो है वो फ्यूचर में कैसे हमें मतलब क्या आउटकम देगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि पास्ट से फ्यूचर बनता है, राइट। ऑफ कोर्स प्रेजेंट में होता है बट पास्ट से फ्यूचर बनता है, तो अगर पास्ट में रेवेन्यू कम है, फ्यूचर में भी रेवेन्यू कम ही रहेगा क्योंकि प्रोडक्ट ज्यादा नहीं है। पर अगर हम कम रेवेन्यू में इफेक्टिव एंड प्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स डाल रहे हैं, ठीक है, जैसे हेल्थ केयर की मेडिसिन होगी, भले ही कुछ हो, पर आपने एक फार्मेसी खोली, तो वो आपको फ्यूचर में अच्छा रेवेन्यू दे सकती है। सो टेक्निक्स लाइक रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, ये सब इसमें आ जाता है। द मेन पर्पस इज टू फोरसी द फ्यूचर आउटकम्स एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। ठीक है, मतलब फ्यूचर आउटकम्स देखना है बाय
सीइंग द पास्ट, ठीक है। प्रिस्क्रिप्टिव में हमारा याद है कि कौन सा एक्शन यानी सोल्यूशन, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में हमारा सोल्यूशन आता है, हाउ एंड व्हाट एक्शन कुड बी taken to achieve the desired outcome. So, what action could be taken to achieve the desired outcome, like optimization, simulation, and decision analysis. So, I'm going to be सर्कलिंग सब कुछ, ठीक है, जो भी इसमें टेक्निक्स है, रिग्रेशन हो गया, क्लासिफिकेशन एंड क्लस्टरिंग, राइट। एंड अगर हम ऊपर चलें तो कोरिलेशन, हाइपोथेसिस एंड रूट कॉज आएगा यहाँ पे, मीन मीडियन मोड एंड रेंज, स्टैंडर्ड डिविएशन एंड वेरिएंस, ठीक है, ये सब चीजें आ जाती हैं। ऑलराइट, तो इसमें 4 स्टेप्स थे, कौन कौन से? डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रेडिक्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव क्या करता है? हिस्टोरिकल डेटा को देखता है। डायग्नोस्टिक क्या करता है? सर्टेन इवेंट्स। आपको एग्जाम से पहले क्या करना है? इन्हीं चार्ट्स को देखना है, इन चार्ट से आपको सारी समरी आ जाएगी। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स में हम हिस्टोरिकल पैटर्न्स को देखते हैं फॉर प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर आउटकम्स, ठीक है। देन डिस्क्रिप्टिव में हम क्वेश्चन करते हैं द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि जो भी पॉसिबल सोल्यूशन हम दे सकते हैं, ठीक है। एनोमलीज को हम फाइंड आउट करते हैं डिस्क्रिप्टिव से, रूट कॉजेस को डायग्नोस्टिक से, फ्यूचर इवेंट्स को प्रिडिक्टिव से, एंड स्पेसिफिक एक्शन या इंटरवेंशन को डिस्क्रिप्टिव से थ्रू रिकमेंडेशंस, ठीक है। आई होप दिस मच इज क्लियर नाउ। By thoroughly understanding the problem at hand, formulating a clear approach to address it, this stage is effective for decision making। अब कौन सी स्टेज? अच्छा, मतलब आपकी एनालिटिकल अप्रोच, ठीक है, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी इससे आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका जान सकते हैं। इनिशियल स्टेज सेट्स द डायरेक्शन फॉर द इंटायर प्रोजेक्ट, इंश्योरिंग द एफर्ट्स दैट आर फोकस्ड फॉर सॉल्विंग द राइट प्रॉब्लम। मतलब हम इन शॉर्ट इन सब चीजों से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज फ्रॉम रिक्वायरमेंट्स टू कनेक्शन, डेटा की रिक्वायरमेंट, डेटा हमें कौन कौन सा चाहिए होता है, ठीक है। अब डेटा के भी कुछ टाइप्स होते हैं, वी नीड टू आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ डेटा, जैसे नंबर्स, वर्ड्स, इमेज। तो फिर नंबर्स इज न्यूमेरिकल डेटा, टेक्सचुअल डेटा एंड विजुअल और ऑडियो बेस्ड, all this comes under this. Then identifying the sources from which we can collect the data, then cleaning करते हैं, organize करते हैं, because whatever data has been collected, cleaning is very necessary. So there are certain types of data, structured, unstructured, semi-structured. सो मैं जब स्ट्रक्चर डेटा की बात कर रही हूँ तो उसमें एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में डेटा जो है वो कैटेगराइज्ड होता है, इंक्लूडिंग द टाइप, फॉर्मेट, सोर्स, नेसेसरी प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स, ठीक है। डेटा जो है उसमें ऑर्गेनाइज्ड होता है, जैसे आपका टैबुलर फॉर्म होगा, जैसे कस्टमर के डेटाबेसेस या फिर मेडिकल रिपोर्ट्स होगी। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जो है वो एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर होता ही नहीं है उसमें, मतलब एक स्ट्रक्चर ना होता, ठीक है। दैट कैन वेरी, like social media posts, images, and semi-structured data has some organization but not complete, like emails, XML files. So we need to understand these data types. Next, we are going to move on to the data collection. Data collection में क्या होता है? So we have 3 types of data: primary, secondary, and mixed. Okay, they are not given mixed, but right, mixed also. डेटा कलेक्शन एक बेसिकली सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है फॉर गैदरिंग द ऑब्जर्वेशंस या मेजरमेंट्स, एंड इसमें हम डेटा की रिक्वायरमेंट को रिवाइज करते हैं, डिसीजंस को बनाते हैं, वेदर कलेक्शन जो है उसमें ज्यादा डेटा चाहिए, कम डेटा चाहिए। तो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस से ही हम कलेक्शन में चलते हैं। एंड ये कैसे हो सकता है? प्राइमरी। अब प्राइमरी डेटा सोर्स क्या होता है? एकदम ही मेरे पास नया सोर्स है, ओरिजिनल सोर्स है, ठीक है, ओरिजिनल सोर्स ऑफ डेटा। ओके, या नाउ सपोजिंग आपका इंटरव्यू हो गया, ठीक है। आप इंटरव्यू में क्या आप पहले से ही किसी बंदे के बारे में जानते हैं? नहीं। सो यू टेक द इंटरव्यू एंड देन यू गेट टू नो अबाउट द पर्सन, यू टेक ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स, यू डू सर्वेज, देन यू टेक इंटरव्यूज और अदर मेथड्स, एंड इन मेथड्स के बाद में ही आपको पता चलता है। तो डेटा इज बेसिकली रॉ कच्चा, यानी कि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, फर्स्ट हैंड
So it is unprocessed, it is unbiased, and it provides the most accurate and reliable information for research हो गया, analysis हो गया, and decision making हो गया. And it includes marketing campaigns, feedback forms, IoT sensors, IoT is Internet of Time. ठीक है. नेक्स्ट वी विल डू सेकेंडरी पे. ठीक है, सेकेंडरी क्या होता है कि ऑलरेडी मेरे पास एक ऐसा सोर्स है जहां से मैं डेटा एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ, जिसमें कुछ भी डेटा है. जैसे मैंने एक वेबसाइट बनानी है, तो मेरे को अगर एक वेबसाइट बनानी है, तो मैं उसी वेबसाइट, मान लो हेल्थ केयर की है, ठीक है, हेल्थ केयर की वेबसाइट है, तो हेल्थ केयर की वेबसाइट जो है, वहां पे मैं बाकी हेल्थ केयर की वेबसाइट्स पे जाऊंगी एंड वहां पे देखूंगी कैटेगरी, जैसे मेडिसिन हो गया, डायग्नोसिस हो गया, डिजीजेस हो गया, ऐसे करके जो भी लिखा हो, तो उसको मैं एक्सट्रैक्ट करके अपने वेबसाइट में डालूंगी, उसका मैं इंस्पेक्ट करूंगी, कोड देखूंगी, है ना, लेफ्ट क्लिक करके जो इंस्पेक्ट करते हैं, तो उसका थोड़ा कोड का आइडिया लगेगा, उससे हम बनाएंगे. सो इट रेफर्स टू द डेटा विच इज ऑलरेडी स्टोर्ड एंड इट इज ready for the use as well. And data given in books, journals, websites, है ना, ट्रांजैक्शनल डेटाबेसेस, ये सब हम यूज करते हैं. लाइक वर्ल्ड बैंक डेटा, यूनिसेफ, कैगर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, गूगल, ये सब आ जाता है इसमें. नाउ डेटाबेस एनालिसिस, एनालिटिक्स एंड प्रोग्रामर्स आर ऑफन वर्किंग टुगेदर टू एक्सट्रैक्ट डेटा इन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी. अब मैं मिक्स्ड बता देती हूँ. मिक्स्ड वो होता है जहाँ पे बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा सोर्स हमारे प्रेजेंट होते हैं. इनको हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड कहते हैं. ठीक है ना. अंडरस्टैंडिंग टू प्रिपरेशन पे आते हैं कि जो भी हमने कलेक्ट किया है, क्या हमारी जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे. इट एनकम्पासेस ऑफ एक्टिविटीज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द डेटा सेट. एंड इसमें हम चेक करते हैं कि जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया है, क्या वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर भी रहा है या नहीं. तो रेलेवेंस, कॉम्प्रिहेंसिवनेस एंड सूटेबिलिटी ऑफ द डेटा, वी चेक ऑल दीज थिंग्स एंड पैरामीटर्स. ठीक है. डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स इसमें भी आ गया, विजुअलाइजेशन आ जाता है. एंड और कुछ तो नहीं दिया इन्होंने, आई थिंक. नाउ विजुअलाइजेशन में हमें समझ ही आ रहा है कि स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज किया गया होगा. एंड विजुअलाइजेशन में कैसी स्टैटिस्टिक्स यूज होती है, हिस्टोग्राम हो गया, बार चार्ट्स, ऑल दिस. एंड डिस्क्रिप्टिव में आपका आता है अनवेरिड एनालिसिस, पेयर वाइज कोरिलेशन, एक्सेट्रा. वही सब लिखना है ऊपर वाली जो भी इंफॉर्मेशन थी. ठीक है. नाउ वी गोइंग टू मूव ऑन टू द डेटा प्रिपरेशन, कि अब हम डेटा को प्रिपेयर करेंगे. सो व्हाट एडिशनल वर्क इज रिक्वायर्ड टू मैनिपुलेट एंड वर्क विद द डेटा. अब हमें और कौन सी एडिशनल इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ये हम कवर करते हैं पूरी एक्टिविटीज टू बिल्ड द सेट ऑफ द डेटा दैट विल बी यूज्ड इन द मॉडलिंग स्टेप. तो मॉडलिंग में जो भी हमें लेके जाना है उसको हम अब अच्छे से प्रिपेयर करेंगे. इसमें क्लीनिंग आ जाएगी कि जो भी अभी मैंने डेटा पे प्रोग्रामिंग करी है, उसकी मैं क्लीनिंग कर दूं, जिससे कि एरर फ्री इन्वायरमेंट बने. ठीक है. इनवैलिड मिसिंग वैल्यूज एंड हम डुप्लीकेशंस, अब कभी कभी क्या होता है, कुछ डेटा की वैल्यूज डुप्लीकेट हो जाती है, उन डुप्लीकेट वैल्यूज को भी हटाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज वो अननेसेसरी डेटा आ जाता है. देन कंबाइनिंग द डेटा विद मल्टीपल सोर्सेज, archives, tables, platforms, and then we need to transform the data into meaningful input variables. So हम क्या कर रहे हैं, basically we are cleaning, then we are combining, that means merging the data with sources, and then we are transforming the data into meaningful input variables. So there is a very important step that is known as feature engineering. In feature engineering, what happens? It is a part of data preparation, and the preparation of data is most time consuming step. तो फीचर इंजीनियरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सिलेक्ट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, क्रिएट करते हैं. यानी मेरे पास एक डेटा है, इसको मैंने सिलेक्ट करा, फिर इसको मैंने मॉडिफाई करा. ऐसे मैंने मॉडिफाई कर दिया, मान लो. ठीक है. इसको मैंने मॉडिफाई करा. आफ्टर मॉडिफाइंग आई एम क्रिएटिंग न्यू डेटा सेट. ठीक है, मैंने क्यूब जनरेट करा. तो मैंने क्या किया, आई सिलेक्टेड द डेटा, देन आई modified it, and then I created the new features या फिर variables from the raw data. यानी कि पहले मेरे पास शेप थी स्क्वायर, फिर मैंने उस स्क्वायर को, मान लो 6 फेसेस है मेरे पास. ठीक है. ठीक है.
तो मैंने इनको अलाइन करा आपस में बेसिकली, या फिर एक प्रिज्म ले लिया आपने, या फिर एक स्फीयर ले लिया। ठीक है, सो बेसिकली वी आर सीइंग अ रॉ डेटा एंड देन वी आर सिलेक्टिंग, मॉडिफाइंग एंड क्रिएटिंग न्यू फीचर्स। इसको हम बोलते हैं फीचर इंजीनियरिंग। यहाँ पे मैंने फीचर बना दिया, एक पूरा नया वेरिएबल बना दिया। एंड रॉ डेटा इज लाइक, अच्छा इन्होंने एग्जांपल दिया, न्यू फीचर्स, करेंट ईयर, ईयर बिल्ड, ये सब आपको अपना एग्जांपल्स आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, देन वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द एआई मॉडलिंग। मॉडलिंग में अगेन वही चार स्टेप आ जाते हैं, डिस्क्रिप्टिव एंड प्रिडिक्टिव। इसमें दो ही आते हैं, ओके। सो इन डिस्क्रिप्टिव व्हाट हैपेंस, सबसे पहले थोड़ा हम इंट्रो देख लेते हैं। इट यूजेस द इनिशियल वर्जन ऑफ द डेटा सेट prepared and focuses on developing models for analytical approach which was previously defined. The modeling process is usually iterative and cyclic, leading to adjustments and the preparation of data. मतलब modeling is basically when I am visualizing my data, ठीक है, to get a conclusion। बेसिकली मेरा मॉडल रेडी हो गया है, माई मॉडल इज रेडी। ठीक है, यानी मेरा डेटा सेट जो मेरा प्रिपरेशन मतलब में था वो प्रिपेयर हो गया। एंड इट इज वेरी इटरेटिव, मतलब साइक्लिक होता है। अब मॉडलिंग में मुझे मेरे एरर्स पता चले, सॉरी इवैल्यूएशन में पता चलेंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे। सो डेटा साइंटिस्ट जो है दे कैन टेस्ट मल्टीपल एल्गोरिथम्स टू फाइंड द मोस्ट सूटेबल मॉडल फॉर द कैपस्टोन प्रोजेक्ट। इसमें आता है डिस्क्रिप्टिव मॉडलिंग, अगेन पास्ट वाला। ठीक है, without, okay, it is a concept of data science that focuses on summarizing and understanding वही डेटा सेट, मतलब without making any predictions or decisions। हम इसमें predictions या decisions नहीं बनाते हैं। गोल क्या होता है? गोल इज टू डिस्क्राइब द डेटा रादर देन प्रिडिक्ट या मेक डिसीजंस। मतलब जो भी डेटा बनना है उस मॉडल के अंदर उसको हम प्रिडिक्ट करते हैं एंड डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, बट प्रिडिक्ट हम प्रिडिक्टिव मॉडलिंग में करते हैं। ठीक है, हम बेसिकली समराइज करते हैं हमारा डेटा, जो भी हमने डेटा बनाया है उसकी हम एक समरी बनाते हैं एंड देन वी गेट एन आइडिया। अगेन दीज टेक्निक्स आर कमिंग, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस, रेंज, लोएस्ट से हाई वैल्यू, परसेंटाइल्स, ये सब आ जाता है। एंड विजुअलाइजेशन में आपका बार, हिस्टोग्राम, पाई, बॉक्स, स्कैटर प्लॉट्स, तो ये सब आ जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो मॉडलिंग में वो टू स्टेप्स पूछेंगे, आप लिखेंगे डिस्क्रिप्टिव एंड प्रिडिक्टिव। बट व्हेन it will ask that what are the steps for an analytical approach, you will write the all four steps which are descriptive, predictive, सॉरी डिस्क्रिप्टिव है, डायग्नोस्टिक है, प्रिडिक्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव है। प्रिस्क्रिप्टिव में सोल्यूशन आएगा। सो इट इन्वॉल्व्स यूजिंग द डेटा एंड स्टैटिस्टिकल एल्गोरिथम्स। इसमें स्टैटिस्टिक्स भी आ जाती है, थोड़ा ज्यादा ही हाईलाइट हो गया, बट इसमें स्टैटिस्टिक्स भी आती है टू आइडेंटिफाई द पैटर्न्स, ट्रेंड्स। इसमें फ्यूचर आउटकम्स, अगेन दैट थिंग सेम ही है हर जगह। रिग्रेशन क्लासिफिकेशन एंड इट रिलाइज ऑन द हिस्टोरिकल डेटा। एंड व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, डेटा साइंटिस्ट जो है वो एक ट्रेनिंग सेट यूज करता है प्रेडिक्टिव मॉडलिंग के लिए। और ये ट्रेनिंग सेट जो है हिस्टोरिकल डेटा में हमें मतलब बताता है, आउटकम्स आर ऑलरेडी नोन। ठीक है, ट्रेनिंग सेट्स जो है दे एक्ट लाइक अ गॉज टू डिटरमिन इफ द मॉडल नीड्स टू बी कैलिब्रेटेड। मतलब कि ये हमें हेल्प करता है कि मॉडल ठीक है यानी। इवेल्युएशन जो है, अब नेक्स्ट स्टेप आपका आ जाता है इवेल्युएशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ असेसिंग कि कितना अच्छा मॉडल जो है वो परफॉर्म कर रहा है आफ्टर ट्रेनिंग। ठीक है, अगेन इसमें दो फेजेस आ जाते हैं। फर्स्ट फेज इज डायग्नोस्टिक, सेकेंड इज स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस टेस्ट। तो इवैल्यूएशन में क्या कर रहे हैं, अब मान लो कि एक रोबोट है, ठीक है, और ये मेरा रेडी हो गया है। एंड इस रोबोट का काम क्या है, जो भी मैं इससे क्वेश्चन पूछूं उसका ये आंसर करे। ठीक है, रिलेटेड टू मैथ्स या फिर चलो ठीक है मैथ्स, ठीक है, या फिर रिलेटेड टू बायोलॉजी। ठीक है, रिलेटेड टू बायोलॉजी। अब मैंने मान लो इससे पूछा हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल बता दो, तो हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल जो होएगा
वो ये बताएगा। पर क्या ये सारी चीजें बताएगा या नहीं, वो ही मेरे को इवेल्युएट करना है मॉडल को। ठीक है, यानी कि हम असेसिंग की कितना वेल परफॉर्म कर रहा है मेरा मॉडल। अब जैसे मैंने बोला कि हार्डी वीनबर्ग, डिस्क्राइब हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल, तो उसने हार्डी वीनबर्ग की मेरे को डेफिनेशन बता दी कि एलील्स और फ्रीक्वेंसीज में कॉन्स्टेंसी एक रहती है। बट अब मैंने पूछा कि टाइप्स क्या होते हैं हार्डी वीनबर्ग के, तो वहां पे ये बताएगा ये डायरेक्शनल होता है ना, डिसरप्टिव होता है, स्टेबल होता है। तो ये सब चीजें ये मेरे को बताएगा मेरा मॉडल। तो फिर ये क्या है, मैंने इवेल्युएट करा। अब मान लो कि मैंने पहले तो पूछा हार्डी बीनबर्ग क्या होता है, तो फिर इवैल्यूएशन के स्टेप पे इसने मुझे सिर्फ डेफिनेशन बताई एंड आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर। तो मैं इसमें और डेटा इंट्रोड्यूस करूंगी, और डेटा इंट्रोड्यूस करने से मेरे को एक बढ़िया स्टेप बाय स्टेप आंसर मिलेगा, जो कि एक इलेबोरेटेड आंसर होएगा एज कम्पेयर टू जस्ट अ डेफिनेशन। तो इसमें टू मेन फेजेस होते हैं। सबसे पहला फेज कौन सा है, डायग्नोस्टिक। इट इज यूज टू इंश्योर कि मॉडल जो है वो वैसे ही वर्क कर रहा है जैसे उसको वर्क करना चाहिए, यानी द मॉडल इज वर्किंग एज इंटेंडेड। फिर द मॉडल इज प्रिडिक्टिव, डिसीजन ट्री कैन बी यूज्ड। ठीक है, यानी हम इसमें डिसीजन ट्री को यूज कर सकते हैं टू इवेल्युएट द आउटपुट एंड चेक वेदर इट इज अलाइन टू इनिशियल डिजाइन या एनी रिक्वायरमेंट्स एंड एडजस्टमेंट्स, या फिर रिक्वायर्स एनी एडजस्टमेंट की। अब मैंने जैसे बोला था हार्डी वीनबर्ग, इसने मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या बताया, सिर्फ और सिर्फ इसने मुझे डेफिनेशन बताई, पर मेरे को स्टेप्स भी पूछने थे। फिर मैं इतनी सारी कमांड्स ना देने के बजाय कि मेरे को स्टेप्स बताओ, डिफाइन करो, सिर्फ एक ही वो में अगर मेरा मॉडल आंसर बता दे, सो आई विल यूज डायग्नोस्टिक मेजर, आई विल adjust my model again. And if the model is descriptive model, one in which relationships are being assessed, then testing set with known outcomes can be applied and model can be refined. अब मैं मॉडल को रिफाइन करूंगी। ठीक है, आउटकम्स अगर मेरे नोन होंगे, ठीक है, मतलब हम रिफाइन कर रहे हैं एंड असेस कर रहे हैं। देन कम्स सेकेंड फेज विच इज स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस टेस्ट। स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस टेस्ट में हम क्या कर रहे हैं, वी आर एक्यूरेटली, अच्छा, हम देख रहे हैं कि मॉडल जो है वो एक्यूरेटली प्रोसेस एंड इंटरप्रेट कर रहा है हमारे डेटा को या नहीं। क्या वो खराब तरीके से या इनअप्रोप्रिएट तरीके से हमारे डेटा को कर रहा है। ठीक है, एंड अवॉइड अननेसेसरी सेकंड गेसिंग। अब क्या होता है ना, कभी कभी चैट जीपीटी जो है, ठीक है, नॉट स्पॉन्सरिंग। अब चैट जीपीटी कभी कभी एक रिस्पॉन्स देता है एंड दो रिस्पॉन्सेज देता है कि तुम ये वाला रिस्पॉन्स चुनो या फिर तुम ये वाला रिस्पॉन्स चुनो। तो उन दोनों रिस्पॉन्सेज में या तो यस लिखेगा एक में या फिर नो लिखेगा। तो ये ना दोनों जो रिस्पॉन्सेज होते हैं हमें एक डिजायरेबल आंसर नहीं देता, ये हमें यही आंसर दे देता है कि दोनों ही होगा। अब मान लो मैंने पूछा है कि डज ग्लोबल वार्मिंग हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट, या फिर मैंने सिर्फ पूछा है डज ग्लोबल वार्मिंग हैव अ वेरी सिवियर इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट, एक में वो यस देगा एक में वो नो देगा। तो मैं कौन सा चूज करूँ, इसमें मुझे कंफ्यूजन हो जाएगी। तो मॉडल को हमें थोड़ा ऐसा बनाना चाहिए जिससे वो एक एक्यूरेट प्रोसीजर फॉलो करे, एक्यूरेटली प्रोसेसिंग करे डेटा की एंड उसको अच्छे से इंटरप्रेट करे। अननेसेसरी सेकंड गेसिंग नहीं हो, दिस इज बेसिकली सेकंड गेसिंग ये वाला जो एग्जाम्पल है। ठीक है, व्हेन द आंसर इज रिवील्ड। नेक्स्ट हम मूव करेंगे डिप्लॉयमेंट टू फीडबैक। डिप्लॉयमेंट में ये होता है जब हम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में, अब मैंने मॉडल को पब्लिक कर दिया, अब यूजर्स यूज करेंगे, तो इट मस्ट मेक द स्टेक होल्डर्स फेमिलियर विद द टूल प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट सिनेरियोज। अब लोगों को चैट जीपीटी यूज करना कैसा है, धीरे धीरे आया है ना, धीरे धीरे उसमें वॉइस वाली एनेबलिंग होगी, मतलब वॉइस वाला स्पीच रिकॉग्निशन आ गया, तो वेरियस चीजें आ गई। देन गिबली आई थी, इमेज ट्रेंड्स आ गए थे, है ना, वेरियस फोटोज बना रहे थे लोग। तो ऑल दिस इज डिप्लॉयमेंट। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द पर्पस इट मे बी रोल्ड आउट टू लिमिटेड ग्रुप ऑफ यूजर्स या टेस्ट इन्वायरमेंट, बिल्ड अप कॉन्फिडेंस एंड अप्लाइंग द आउटकम। मतलब हम बेसिकली इसको एक रियल टाइम सेटिंग में डाल देते हैं। ठीक है, इसमें हमें दिखता है कि जो हमारा मॉडल है वो कितना अच्छा एफिशिएंटली वर्क कर रहा है इन रियल टाइम सेटिंग्स। देन कम्स फीडबैक, इज द प्रॉब्लम सॉल्व्ड, हैज द क्वेश्चन बीन satisfactorily आंसर्ड। मतलब कि जो यूजर्स का फीडबैक है वो, ठीक है, यूजर्स क्लाइंट्स को उनको कैसी लगी मॉडल की परफॉर्मेंस।
दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द मॉडल प्रोवाइड सेटिस्फैक्टरी एंड एक्सेप्टेबल रिजल्ट्स। अब जैसे जो चैट जीपीटी है, वो क्यों इतनी ज्यादा मॉडिफिकेशंस कर रहा है, परप्लेक्सिटी क्यों कर रहा है, जेमिनाई क्यों कर रहा है, क्यों? बिकॉज लोगों का लोगों को ये है कि हमें बेस्ट आंसर मिलना चाहिए, हमें जो चाहिए, हमें एक डिजायरेबल आंसर मिलना ही चाहिए। तो फीडबैक फ्रॉम द यूजर्स विल हेल्प टू रिफाइन द मॉडल एंड असेस करने में हेल्प कर देंगे परफॉर्मेंस एंड इम्पैक्ट को भी। ठीक है, जैसे सोशल लाइक्स, सपोर्ट टिकट्स, ये सब इनको इन्होंने आपको एक डायग्राम सा दिया हुआ है, जिससे एग्जाम्पल आपके दिमाग में सेट हो जाए। तो अब आपका डेटा साइंस के स्टेजेस खत्म हो गए हैं। ठीक है, स्टेप्स खत्म हो गए, स्टेजेस खत्म हो गए, स्टेजेस थी यहाँ तक। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे मॉडल वैलिडेशन की। ये नया टॉपिक आ गया है। मॉडल वैलिडेशन में हम इवैल्यूएट करते हैं परफॉर्मेंस को। ठीक है, एंड इसमें हम सिस्टमेटिक अप्रोच से चलते हैं, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी देखते हैं। ठीक है, सो हम मॉडल को ट्रेन करते हैं एंड देन हम उसकी टेस्टिंग डेटा देखते हैं। अभी हम देखते हैं ये क्या होता है। enhances द मॉडल क्वालिटी, reduces रिस्क ऑफ एरर्स, prevents द मॉडल फ्रॉम ओवरफिटिंग एंड अंडरफिटिंग। इसमें अगर इन्होंने दे रखा हो तो मैं आपको समझा दूंगी कि ओवरफिटिंग क्या होता है, अंडरफिटिंग क्या होता है। ऑल ऑफ दिस आई विल, ओके। नहीं, इन्होंने ओवरफिटिंग अंडरफिटिंग आपको नहीं समझाया है। ठीक है, सबसे पहले हम थोड़ा नहीं, दे हैव नॉट गिवन ओवरफिट और अंडरफिट। लेट मी एक्सप्लेन। सो देयर आर सर्टेन इवैल्यूएशन टेक्निक्स। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है सीबीएसई कि इवैल्यूएशन टेक्निक्स बताओ। इसलिए ये वाली जो बुक है ना, इसमें मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, क्योंकि एआई बहुत हाल ही में आया है। ठीक है, हालांकि चलता पहले से था, पर ट्रेंड में अभी आया है। तो इवैल्यूएशन टेक्निक्स में ओवरफिटिंग क्या होती है? व्हेन मॉडल लर्न्स टू मच फ्रॉम द डेटा गिवन। अब मान लो मैंने पूछा व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, एआई से, तो वो पूरी मुझे कथा बताएगा। पहले धरती कैसे बनी, ठीक है, धरती कैसे बनी, ये धरती है। फिर वो मुझे बताएगा कि ओजोन लेयर क्या होती है। फिर वो मुझे बताएगा कि पानी क्या होता है। फिर वो मुझे सोलर एनर्जी, फिर वो मुझे ह्यूमन इम्पैक्ट बताएगा, फिर वो मुझे धरती बताएगा। तो इतनी सारी कथा बता दे, तो ये क्या हो गया, मेरे मॉडल ने बहुत ज्यादा लर्न कर रखा है। ठीक है, एंड अननेसेसरी इंफॉर्मेशन भी आ रही है। तो ओवरफिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए, स्टैंडर्डाइज आंसर देने के लिए मॉडल को प्रिवेंट करना पड़ता है इससे। अब अंडर फिटिंग क्या होती है? अंडर फिटिंग होती है बहुत ही कम लर्न कर रखा हो हमारे मॉडल ने। ठीक है, अंडर फिटिंग, मॉडल लर्न्स वेरी लेस, मतलब बहुत ही कम लर्निंग हो रखी हो मॉडल की, तो वो गड़बड़ है। ठीक है, तो ये होती है ओवर फिटिंग, अंडर फिटिंग। एंड थर्ड आता है परफेक्ट। परफेक्ट फिट इज अ बैलेंस बिटवीन अंडर फिटिंग एंड ओवर फिटिंग। और इससे अंडर फिटिंग में हो गया, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, उसने सिर्फ ये बता दिया कि ग्लोबल वार्मिंग इज अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन अर्थ, ये बता दिया, पर डिफाइन नहीं किया। तो ये क्या अंडर फिटिंग, कि मेरे को मॉडल ने बहुत ही कम बताया है, पर मेरे को और जानना है उसके बारे में। परफेक्ट फिट, फिट होता है, परफेक्ट फिट इज अ बैलेंस। ठीक है, जब एक बैलेंस कंडीशन आ जाए, दिस इज ऑलवेज डिजायरेबल। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द मॉडल वैलिडेशन की टेक्निक्स। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट आता है, के क्रॉस वैलिडेशन आती है, इसमें फोल्ड्स में सब आपको कराऊंगी अभी। लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन, टाइम सीरीज क्रॉस वैलिडेशन, ये सब आ जाता है। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट जान लेते हैं। बेसिकली हम जब ट्रेनिंग डेटा डालते हैं एंड टेस्टिंग डेटा डालते हैं, उससे हमारा एक मॉडल तैयार होता है। सो द प्रोसीजर इन्वॉल्व्स, चलो थोड़ा आगे से करते हैं। इट कैन बी यूज फॉर क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन प्रॉब्लम्स एंड कैन बी यूज फॉर एनी सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम। यहाँ पे लिखेंगे हम सुपरवाइज्ड। सुपरवाइज क्या होता है? एक हम स्टैग्नेट मेथड से चलते हैं, तो ये सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम में यूज होता है। ठीक है, and the procedure involves taking a data set, dividing into two subsets, and the first subset is used to fit या train the model, which is referred to the training data set, and second होता है testing data set। अब मान लो आप एक क्रिकेट का मैच देख रहे हैं,
ठीक है। क्रिकेट के मैच में सबसे पहले क्या आएगा? टॉस। ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा? टॉस। तो फॉर अ टॉस एक इंटरफेस आता है टीवी पे। ठीक है, नीचे ऐसे लिखा होगा या तो हेड्स एंड यहाँ पे टेल्स। तो ये एक स्टैग्नेट मैनर है। ठीक है, एक स्टैग्नेट मैनर है। ठीक है, कि टॉस हो गया, हेड्स आ गए, टेल्स आ गया। अब मान लो थर्ड एम्पायर आया। ठीक है, फॉर अ रीजन। ठीक है, थर्ड एम्पायर आया। थर्ड एम्पायर आया। तो थर्ड एम्पायर हमें क्या बताता है कि आउट है या नॉट आउट है ना। फिर वो पूरा क्या करता है, आपको पूरी बॉल की अलाइनमेंट दिखाता है, विकेट्स मिसिंग है या नहीं है ना, यहाँ पे स्टंप्स दिखाता है। ठीक है, विकेट्स मिसिंग है, एलबीडब्ल्यू है, क्या है। तो ये सब जो है ये ट्रेनिंग डेटा सेट नहीं होता, ये टेस्टिंग डेटा सेट होता है। बट मैं टॉस की बात करूँ, वो ट्रेनिंग डेटा सेट होता है। बेसिकली जब हमारा मॉडल एक पर्टिकुलर सिग्निफिकेंट वे गिव कर रहा है, यानी कि मैं थोड़ा और इजी एग्जांपल दूं आपको। तो जैसे कि जो भी मैंने अपने मॉडल को ट्रेन कर रखा है, ठीक है, अब जैसे चैट जीपीटी ही ले लो, वो थोड़ा इजी ही रहेगा। चैट जीपीटी है, ठीक है, उसमें आपको एक इंटरफेस आएगा कि यहाँ पे आपको आपकी अपनी कुछ यहाँ पे इमेजेस आएंगी, यहाँ पे उसके टूल्स आएंगे, ऐसे ऐसे है ना, यहाँ पे आपकी प्रीवियस चैट्स आएंगी। ठीक है, प्रीवियस चैट्स आएंगी। देन आपने यहाँ पे न्यू चैट करी। अब मान लो ये पूरा अभी आपने छुआ भी नहीं है चैट जीपीटी, ठीक है, बट आपने एकदम साइट खोली, फ्रेश साइट। लेट मी शो यू वन एग्जांपल। सो सपोजिंग दिस इज माय interface for ChatGPT developed by OpenAI. No copyright please here, and also this is not sponsored. So this is ChatGPT, ठीक है। अब इसमें मेरे पास जो चैट्स है ना वो होंगी एज 1, 2, 3। ये सारी मेरे पास चैट्स हैं, ठीक है। अब मान लो कि मैंने चैट जीपीटी को बोला सिर्फ हाय, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो इसने मुझे आंसर दे दिया। ठीक है, काफी सारा दे दिया, बट आप अभी इस पे फोकस करो। तो अब ये मेरी क्या हो गई, अब मेरे पास जो चैट थी ना, मेरे पास जो इंटरफेस था, मेरे पास जो इंटरफेस था, जो मेरे पास इंटरफेस था, वो मेरा अब यहाँ पे आ गया 1, 2, 3, 4। अब मेरे पास चैट इंक्रीज हो गई। तो बेसिकली जब मैंने कोई भी चैट नहीं करी थी, जब मैंने कोई चैट ही नहीं करी थी, तो मेरे पास क्या आया था? मेरे पास एक ट्रेनिंग डेटा इंटरफेस आया था। ठीक है, वो ट्रेनिंग डेटा सेट था, दैट वाज ट्रेन्ड। कि मॉडल को सबसे पहले करना क्या है, मॉडल को सबसे पहले ये पूछना है व्हाट आर यू वर्किंग ऑन, एंड फिर वो मेरे को ऐसे एक कमांड देगा कि आस्क एनीथिंग। एंड जब मैं इसमें कुछ भी पूछूंगी कि हाउ आर यू, जैसे पूछा मैंने, एंड मेरे पास जब एक आंसर आया, तो ये मेरे पास टेस्टिंग डेटा आ रहा है। यानी कि जो ओपन एआई है उसने ये बोला होगा कि हाउ आर यू पे चैट जीपीटी तुझे ये वाला आंसर देना है। ठीक है, या फिर उसके मल्टीपल आंसर्स देने हैं अकॉर्डिंग टू द यूजर की डिजायरेबिलिटी। तो वो क्या है, ट्रेनिंग डेटा सेट, और ये क्या है, टेस्टिंग डेटा सेट, कि मैं कैसे टेस्ट कर रही हूँ और क्या मेरे पास आ रहा है। राइट। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेनिंग डेटा सेट एंड टेस्टिंग डेटा सेट, इसमें ये चीजें आ जाती हैं। ऑलराइट। सो नाउ मूविंग ऑन। जस्ट 1 मिनट, हम एनोटेशंस को हटाते हैं। ठीक है, चलो। नाउ सो वी वर हियर कि ट्रेनिंग डेटा सेट एंड टेस्टिंग डेटा सेट क्या होता है। तो ट्रेनिंग डेटा सेट इज यूज टू फिट द मशीन लर्निंग मॉडल, एंड टेस्ट हुआ है जब हम इवेल्युएट कर रहे हैं मशीन लर्निंग। अब मैंने इवेल्युएट किया था उसको कमांड देने के लिए। द ऑब्जेक्टिव इज टू एस्टिमेट द परफॉर्मेंस ऑफ द, कि कैसे, मतलब न्यू डेटा पे, मैंने न्यू डेटा, मैंने पहले ग्लोबल वार्मिंग पूछा, फिर मैंने हाउ आर यू पूछा, तो ये न्यू डेटा आ रहा है। तो कैसे मेरा मॉडल परफॉर्म कर रहा है, उसको हम कहते हैं कि एस्टिमेट हो रही है हमारी परफॉर्मेंस। सो द प्रोसीजर इज टू फिट द अवेलेबल डेटा विद द नोन इनपुट्स एंड आउटपुट्स एंड मेक प्रिडिक्शंस। ठीक है। अब ट्रेनिंग आपको होता है 80% या फिर 70%, ये मोस्ट कॉमन होता है। और 67 हो सकता है, 33, बेसिकली 80-20 आप रेशियो याद रखिए, 70-30 याद रखिए, 67-33 याद रखिए। ठीक है। नेक्स्ट यू आर गोइंग टू मूव ऑन टू द के फॉर क्रॉस वैलिडेशन। इसमें क्या होता है, इट splits the data into multiple parts या folds।
अब जैसे मेरे पास एक डेटा है, ठीक है, ये मेरे पास मल्टीपल पार्ट्स या फोल्ड्स में आ जाएगा। इन पार्ट्स को हम क्या बोल देते हैं, फोल्ड्स। ठीक है, इन अ के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन हम के सबसेट ऑफ डेटा सेट्स पे वर्क करते हैं। जैसे कि हमने डेटा को डिवाइड करा 5 फोल्ड पे या 5 पीसेज में, तो के हमारा 5 हो गया। जैसे ये इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सो 1 2 3 4 5। ऐसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से फोल्ड्स में ये हमने डिवाइड करा है हमारे डेटा को, राइट। सो इट फर्स्ट यूजेस द ट्रेनिंग डेटा, देन इट गिव्स अस अ 20% होल्ड आउट सेट, ठीक है, एंड पुटिंग दिस 100%, द डेटा विल होल्ड आउट एट सम पॉइंट। बेसिकली हम इसको कुछ फोल्ड्स में स्टडी करते हैं, एंड फोल्ड्स में स्टडी करने से क्या होता है, फोल्ड्स में स्टडी करना एक तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग स्टेप होता है, ठीक है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, और लार्ज डेटा सेट्स के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, इसलिए हम ट्रेन स्प्लिट ही यूज करते हैं लास्ट पे, एंड ये स्मॉल पे होता है। डिवाइड द डेटा इनटू ट्रेनिंग टेस्टिंग, एंड इसमें हम फोल्ड्स पे करते हैं, एंड फिर इवेल्युएशन होती है। देन क्लियर डिमार्केशन ऑन ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्टिंग डेटा वुड बी आइदर टेस्टिंग या ट्रेनिंग डेटा सेट। हम इसको आइटरेशंस पे इस पे वर्क करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कम्स द मॉडल परफॉर्मेंस इवेल्युएशन मैट्रिक्स। ये हम असेस करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ द ट्रेन मॉडल, ठीक है, प्रोवाइडिंग द इंसाइट्स एंड स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। अब ये हम फॉर ईच टाइप ऑफ सुपरवाइज लर्निंग यूज करते हैं। जैसे क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन आ गया, रिग्रेशन में आपके मीन एब्सोल्यूट एरर आएगा, मीन स्क्वायर्ड एरर आएगा, रूट मीन स्क्वायर्ड एरर आएगा, रूट मीन स्क्वायर एरर, लॉग एरर आएगा, एंड ये सब आ जाएगा। क्लासिफिकेशन में कंफ्यूजन मैट्रिक्स आएगा, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, F1, ये सारा आपका कंफ्यूजन मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। इट टेल्स अबाउट द प्रिडिक्टेबिलिटी एंड रियलिटी, ठीक है, अगेंस्ट द एक्चुअल आउटकम्स, प्रिडिक्शंस अगेंस्ट द एक्चुअल आउटकम्स ये बताता है, ठीक है। ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव। अब इस चार्ट का एक ट्रिक देती हूँ, ऐसे याद मत करना, इस चार्ट में सिंपल करना, यहाँ पे लिखना ट्रू फॉल्स, या फिर सिंपल रुको, यहाँ पे ऐसे मत करना, ध्यान से सुनना क्या करना है, पॉजिटिव, नेगेटिव। अभी पूरा चार्ट रेडी हो जाएगा, ठीक है। फिर से लिखना है पॉजिटिव, एंड लिखना है नेगेटिव। यहाँ लिखना है ट्रू, फॉल्स, यहाँ पे उल्टा कर देना फॉल्स, ट्रू। बस ये आपका चार्ट बन के रेडी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ऊपर लिख देना है प्रिडिक्शन, ठीक है, ये आपका आ गया पॉजिटिव, ये आ गया आपका नेगेटिव, और ये आपकी आ गई रियलिटी, ठीक है, ये आपकी रियलिटी आ गई। ये भी क्या है, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव। ऐसे करके आपको पूरा कंफ्यूजन मैट्रिक्स बन जाएगा। बस पॉजिटिव नेगेटिव याद रखो, पॉजिटिव पहले आएगा, नेगेटिव बाद में, ठीक है। तो इसमें हम क्या बोलते हैं कि जैसे मान लो कि मेरा मॉडल है, उसने प्रिडिक्ट क्या करा, उसने प्रिडिक्ट करा कि बारिश आएगी, ठीक है, जैसे रेन है, रेन मैंने एक पैरामीटर ले लिया, ठीक है, मॉडल ने बोला कि रेन आएगी, पर एक्चुअल में भी रेन आ गई, तो दिस इज ट्रू पॉजिटिव कंडीशन। क्यों? क्योंकि जो मेरी प्रिडिक्शन थी वो मेरी पॉजिटिव निकली, मेरी रियलिटी भी पॉजिटिव निकली, सो इट इज अ ट्रू पॉजिटिव कंडीशन। देन मेरे पास क्या हुआ, अब मान लो मॉडल ने बोला कि रेन आएगी, बट एक्चुअल में नहीं आई, तो मेरे पास ये क्या आ गया, देखो, मॉडल ने क्या बोला कि आएगी, यानी मॉडल तो अपनी तरफ से पॉजिटिव है, पर हुआ क्या, नहीं आई, ठीक है, हुआ क्या, नहीं आई। तो ये क्या हो गया मेरे पास पैरामीटर, फॉल्स पॉजिटिव, ये वाला और ये वाला, देखो आपको ऐसे रहना है पर टैबुलर फॉर्म, ऐसे आपको करके चीजें समझ आएंगी, ठीक है। फर्दर आप ऐसे कर सकते हो। नाउ वी गोइंग टू मूव ऑन टू प्रिसिशन एंड रिकॉल। ये ट्रूली पॉजिटिव केसेस बताता है, ठीक है। ओके,
एक्यूरेसी हाँ कराया, ठीक है। प्रिसिशन होता है सारे पॉजिटिव, देखो प्रिसिशन किससे स्टार्ट हो रहा है, पी, तो हम सिर्फ पी ही याद रखेंगे। टीपी, टीपी बाय एफ पी, टोटल पॉजिटिव बाय टीपी प्लस एफ पी, ये चीज याद रख लेनी है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्रिसिशन। फर्दर व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट रिकॉल, रिकॉल में आपको एक एफ एन भी याद रख लेना। टीपी टीपी दोस्त हैं, तो टीपी टीपी साथ में ही आ रहे हैं, प्रिसिशन में भी और रिकॉल में भी। बदल क्या रहा है, एफ वाला। यहाँ पे क्योंकि पी है तो सब में पी ही आएगा, बट यहाँ पे रिकॉल में एफ एन डाल देंगे, ठीक है। एफ वन स्कोर आ जाता है। सो एफ वन स्कोर आपको क्या बताएगा, लो फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव, ठीक है। ये आपको एफ वन स्कोर बताएगा। टू इंटू प्रिसीजन इंटू रिकॉल, इन्होंने थोड़ा ठीक से नहीं लिखा, मैं लिख देती हूँ, टू इंटू प्रिसीजन इंटू रिकॉल डिवाइडेड बाय प्रिसीजन प्लस रिकॉल, ये आपको देगा एफ वन स्कोर, ठीक है। एक्यूरेसी आएगा नंबर ऑफ करेक्ट प्रिडिक्शन, जिसको ट्रू से बेहद प्यार है तो वो ट्रू आ जाएगा सब में। टीपी टीएन देन सारा कुछ आ जाएगा, टीपी एफ पी एफ एन टी एन, ठीक है, सब आ जाएगा। देन आपको मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाता है, मीन स्क्वायर्ड एरर आ जाता है। इसमें हम प्रिडिक्टेड वैल्यूज माइनस एक्चुअल वैल्यूज का होल स्क्वायर करेंगे अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एंड इसको हम मीन स्क्वायर एरर कहते हैं, है ना, स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है। अब रूट मीन स्क्वायर में कुछ नहीं करना, सबका रूट कर देना है, ठीक है। इट इज स्टैंडर्ड डिविएशन एंड रेजिडुअल्स के बारे में बताता है। सो आई थिंक खत्म हो गया है। यहाँ पे एक क्वेश्चन इन्होंने देखो सॉल्व करा है, एक्यूरेसी मैंने शायद बताया नहीं आपको, अच्छा बताया, ठीक है। अब जैसे इन्होंने कंफ्यूजन मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है, इन्होंने बोला है कि ट्रू पॉजिटिव 35 है, ट्रू नेगेटिव 50 है, या 10 है, एफ पी एंड एफ एन इज 5। प्रिसीजन निकालो, प्रिसीजन का क्या फॉर्मूला था, हर जगह पी यानी टी पी अपॉन टी पी प्लस एफ पी, ठीक है। अब टीपी क्या है मेरा, टीपी 35 डिवाइड बाय टीपी इज अगेन 35 प्लस एफ पी इज 10। तो ये आप आंसर देखो सॉल्व करोगे, इनका ये आ गया, ठीक है। सेकंड एक्यूरेसी या अच्छा रिकॉल है, मैंने क्या बताया था, टीपी टीपी इसको एफ एन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रिसीजन नहीं है, पी नहीं आएगा, एन आ जाएगा, तो यहाँ पे एन आ गया, एफ पी नहीं है, एफ एन है, तो यहाँ पे हम एफ एन डाल देंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है बस, टीपी टीपी एफ एन, ठीक है। देन एक्यूरेसी, एक्यूरेसी निकाल लेना, चलो एफ वन निकाल लो पहले, ठीक है। क्या है, टू इंटू जो भी पी आया है, जो भी आ रहा है अपॉन पी प्लस आर, ये कर देना, इसमें फ्री के नंबर बढ़ते हैं, ठीक है, चार नंबर ऐसे ही मिल जाए आपको। एक्यूरेसी में क्या आएगा, एक्यूरेसी में टीपी टीएन एवरीथिंग, ठीक है, टीपी एफ पी एफ एन टी एन सब आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो उन्होंने यही करा है और आंसर इनका ये आ गया। तो ये आप एक समरी देख रहे हो मैट्रिक्स की, ऐसे आपको करना है, एंड देयर वी गो with the end of the chapter. Thank you for watching the video. Ask any doubts if you have. Next video में we will do another chapter.